Welcome to Atreya Ayurved Sambhasha, where we explore the ancient science of healing. हेलो गाइस, वेलकम टू अत्रेय आयुर्वेद संभाषा। आज की संभाषा में हम बात करने जा रहे हैं निदान पंचक के बारे में। कल वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि कल मैं थोड़ी सी अस्वस्थ थी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं निदान पंचक के बारे में, जो कि है सर्वप्रथम उसका परिचय। आयुर्वेद में रोग की पहचान और उनके मूल कारण को समझने के लिए निदान पंचक का उपयोग किया जाता है। यह चिकित्सा प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि बिना सटीक निदान सफलपूर्वक चिकित्सा असंभव है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके कौन कौन से 5 घटक होते हैं, जो कि है निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है रोग रोगी परीक्षा। तो रोग परीक्षा क्या है? केंद्र बिंदु यानी कि रोग व्याधि का स्वभाव, अवस्था और बल का आकलन करना मुख्य विधि है। निदान पंचक, जो कि हेतु, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति है। रोगी परीक्षा क्या है? केंद्र बिंदु यानी कि रोगी, जिसकी प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, बल, अग्नि और सत्व का ज्ञान करना। मुख्य विधि जो है वो है दशविध परीक्षा। इसी को दशविध परीक्षा कहा जाता है। प्रकृति, विकृति, सार, सहनन जो है, इसका महत्व क्या है? केवल रोग नहीं बल्कि रोगी का संपूर्ण उपचार करना, यानी कि रोग की चिकित्सा हमें तब करनी है जब रोगी का बल देखते हुए कि उसकी क्या बल है, क्या उसकी प्रकृति है, क्या विकृति है, क्या सार है, अग्नि कैसी है, सत्व कैसा है, उसका ज्ञान करने की उपरांत ही रोग की चिकित्सा करनी में सहायक। व्यक्तिगत और प्रभावी चिकित्सा की योजना बनाना, बेहतर चिकित्सा परिणाम और स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करना। निदान का परिचय है, सर्वप्रथम है निदान की परिभाषा। परिभाषा में है वह कारण तो रोगों को उत्पन्न करता है, उसे निदान कहा जाता है। यह रोग की पहचान और कारण को समझने का मूल आधार है। इसके पर्याय हैं हेतु, कारण, निमित्त, आयतन, कर्ता और मूल। यानी कि निदान यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन करने से रोगों की उत्पत्ति हो रही है। जैसे कि हेतु यानी कि कैसा आहार विहार है जिसके हेतु ये रोग उत्पन्न हो रहे हैं। कारण वही उसका मतलब है। निमित्त जिसके थ्रू हो रहे हैं आहार विहार के कारण, या फिर अधारणीय वेगों के धारण करने के कारण। कर्ता यानी कि क्या है? अधारणीय वेग कर्ता जैसे कभी हो गए तो वो, उसका मूल क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका मूल कारण की वजह से रोग उत्पन्न हो रहे हैं। निदान हैं इसके, निदान के भेद हैं इसके, जो कि है सन्निकृष्ट, विप्रिकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। इनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सन्निकृष्ट का मतलब होता है निकटवर्ती, यानी कि रोगों का निकटतम मार्ग क्या है, रोगों की उत्पत्ति के साथ सीधा संबंध कौन सा है। रात्रि में भोजन करने से कुपित हो रहे हैं या दिन में भोजन करने से कुपित हो रहे हैं, कब रोग कुपित हो रहे हैं, दोष के अनुसार और भोजन के अनुसार और उसके काल के अनुसार 3 भाग में इसको विभाजित किया जाता है। जैसे कि दिन में कफ, मध्य में पित्त और सायंकाल में वात का प्रकोप होता है, तो उस हिसाब से आहार विहार सुनिश्चित करना होता है। जिस प्रकार रात्रि के आदि में कफ, मध्य में पित्त और अंत में वात का प्रकोप होता है। भोजन के भी आदि, मध्य व अंत में 3 विभाग होते हैं, जिसमें आम, पच्यमान व पक्व क्रमशः वात, पित्त, कफ दोष प्रकोप के हेतु हैं। इस प्रकोप के लिए संचय की आवश्यकता नहीं होती है, यही इसका स्वभाव है। ठीक है, अब आते हैं विप्रिकृष्ट पर, जो कि है रोगों की उत्पत्ति का सीधा संबंध नहीं होता है। यानी कि
दूरवर्ती यानी कि दूर के निदान उसके क्या हैं। विपरीकृष्ट निदान के द्वारा दोष के संचय के बाद रोग की उत्पत्ति होती है। जैसे कि हेमंत ऋतु में जो संचित कफ होता है वो वसंत ऋतु में प्रकोप होकर भयंकर रुझा और व्याधियां उत्पन्न करता है। ग्रीष्म काल में जो संचित वात होता है वो वर्षा काल में प्रकोपित होता है, और जो वर्षा काल में संचित हुआ पित्त होता है वो शरद ऋतु में प्रकोपित होता है। संचित मतलब होता है इकट्ठा हुआ, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तीसरा है व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब होता है दुर्बल होने से जो हेतु व्याधि को उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं उसे व्यभिचारी कहा जाता है, ठीक है। रोग की उत्पत्ति आहार विहार आदि बाह्य निदान तथा उनके दोष दूष्य और बल पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट क्या है, प्रधानिक, यानी कि जो प्रधान कारण है वो, जैसे उग्र स्वभाव के कारण शीघ्र ही दोषों को प्रकोपित करके रोगों को उत्पन्न करने वाला जो हेतु होता है उसको प्रधानिक कारण कहा जाता है, जो प्रधान कारण होता है। नेक्स्ट आते हैं हम इसके पूर्व रूप पर। पूर्व रूप की परिभाषा है रोग की पूरी तरह से प्रकट होने से पहले जो सूक्ष्म लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें पूर्व रूप कहा जाता है। पूर्व रूप के क्या संकेत होते हैं, जैसे कि ज्वर आना। ज्वर कोई स्वतंत्र व्याधि नहीं है, ये एक लक्षण है, तो इसीलिए पूर्व रूप में ज्वर आता है। आने से पहले शरीर में आलस्य, भारीपन या अरुचि महसूस होती है। और महत्व क्या है, यदि इस अवस्था में उपचार किया जाए तो बीमारी को गंभीर होने से रोका जाता है। पूर्व रूप, अब इसका मतलब क्या होता है सामान्य पूर्व रूप और विशेष पूर्व रूप का, वो समझ लेते हैं। दोष समूर्छना की प्रारंभिक जो स्थिति होती है उसे पूर्व रूप कहा जाता है, यानी कि जो दोषों की प्रारंभिक स्टेज जो होती है उसको सामान्य पूर्व रूप कहा जाता है। और विशिष्ट पूर्व रूप जो होते हैं उसे कहते हैं जो रोग दोष का ज्ञान होता है, जैसे कि ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप, ठीक है, उसे विशिष्ट पूर्व रूप कहा जाता है। जैसे कि अन्न के प्रति अरुचि होना, तो क्यों होगी, कफ के प्रकोप के कारण। नयन में दाह होना तो क्यों होगा, पित्त के प्रकोप के कारण। अतिजृंभा होना तो वो क्यों होगा, वात के प्रकोप के कारण। नेक्स्ट हम चलते हैं आचार्य चरक के अनुसार निदान के 3 भेद होते हैं, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापरात और परिणाम। असार्थ इंद्रियार्थ संयोग क्या होता है, इंद्रियों का अपने विषय के साथ अनुचित या हीन या मिथ्या का अति संयोग होना, ठीक है। जैसे कि असात्म इंद्रिय, कोई ऐसा काम जो कि गलती से हुआ हो उसे कहते हैं असार्थ इंद्रियार्थ संयोग। प्रज्ञापराध, जो जानबूझकर किया गया हो बुद्धि के द्वारा, स्मृति के द्वारा, यानी कि ठंड में आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है तो उसको कहते हैं प्रज्ञापराध, यानी कि जानबूझकर किया गया अपराध। परिणाम क्या है कि इन दोनों का परिणाम स्वरूप जो काल और जो समय पर असर डालता है ना, और उससे होने वाले शरीर में दोषों में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, उसको कहते हैं परिणाम, ठीक है। जैसे कि बताया गया है कि जो अपनी शिष्य ऋतु हेमंत ऋतु होती है उसमें क्या उष्ण चीज़ों का सेवन करना है आयुर्वेद के अनुसार, परंतु लोग क्या होते हैं तब भी शीतल जल का पान कर रहे हैं, तब भी शीतल जल से स्नान कर रहे हैं, तो क्या होगा, परिणाम स्वरूप यह दोषों को कुपित करेगा और रोग की उत्पत्ति करेगा। अब आते हैं रूप के ऊपर, जिसमें कि है परिभाषा, पर्याय और उसके भेद। रूप क्या है, रोग के स्पष्ट लक्षण या वास्तविक स्वरूप दिखना, रोग का सटीक विवरण और उसकी पहचान को रूप कहा जाता है, जिसके पर्याय हैं लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह और संस्थान। इसके भेद हैं सामान्य रूप और विशेष रूप। नेक्स्ट हम चलते हैं उपशय पर।
उपशय की परिभाषा है, जब रोग का निदान कठिन हो तो चिकित्सक परीक्षण के तौर पर कुछ विशेष दवा, आहार या विहार का प्रयोग करता है। यदि इससे रोगी को सुख मिले तो उपशय कहते हैं, या निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, जैसे कि किसी का कफ कुपित है और उसको उष्ण और तीक्ष्ण आहार विहार कराने से शांति मिलती है तो उसको उपशय कहा जाता है। इसके भिन्न है उपशय और अनुपशय। वह उपचार, औषध, अन्न और विहार जो कि विपरीत हो या रोग के कारण के विपरीत हो, जिससे कि रोगी को आराम मिले, उसको उपशय कहते हैं। अनुपशय जो होता है वह उपचार जो रोग को और बढ़ा दे, या यह भी निदान में सहायक होता है, क्योंकि यह पुष्टि करता है कि अपनाया गया उपचार सही है या नहीं। जैसे कि किसी में अगर कफ बढ़ा है तो स्निग्ध भोजन और करा के और क्या होगा, और उसका कफ बढ़ने लगेगा तो दोष जो होंगे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे कि सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपन को क्या चिकित्सा करनी है और किस स्थान की चिकित्सा करनी है। उपशय के और अन्य भेद जो हैं वो हैं, देखिए ये जो भेद हैं मैंने आपको समझने के लिए बताए हैं, बाकी मेन ये है उपशय के भेद। हेतु विपरीत औषध, हेतु विपरीत अन्न, हेतु विपरीत विहार, व्याधि विपरीत औषध, व्याधि विपरीत अन्न, व्याधि विपरीत विहार, हेतु व्याधि विपरीत औषध, हेतु व्याधि विपरीत औषध, ये 2 बार लिख गया है। हेतु व्याधि विपरीत अन्न, हेतु व्याधि विपरीत विहार, हेतु विपरीत अर्थकारी, हेतु विपरीत अर्थकारी औषध, हेतु विपरीत अर्थकारी आहार, हेतु विपरीत अर्थकारी विहार, व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध, व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न, व्याधि विपरीत अर्थकारी विहार, हेतु विपरीत अर्थकारी औषध, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी विहार। देखिए हेतु व्याधि और हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी, ठीक है, इन सब में आपको ऐड करना है हेतु विपरीत औषध, अन्न और विहार, औषध अन्न विहार, औषध अन्न विहार, औषध अन्न विहार, ऐसे। ठीक है, तो आपके ये 18 बन जाएंगे, जो कि इसमें ना एक ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया है तो इसीलिए 19 हो रहे हैं, वैसे इसके हैं 18। ओके, नेक्स्ट इसके हैं संप्राप्ति, परिभाषा और भेद और उसके घटक। परिभाषा क्या है? दोषों को कुपित होने से लेकर रोग की पूर्ण अभिव्यक्ति तक की संपूर्ण प्रक्रिया को संप्राप्ति कहा जाता है। जो कि मैंने अभी आपको सारे भेद अभी पर समझाए हैं, उसमें एक संप्राप्ति भी है जिसकी परिभाषा है दोषों के कुपित होने से लेकर रोग की पूर्ण अभिव्यक्ति तक संपूर्ण प्रक्रिया को संप्राप्ति कहा जाता है। और संप्राप्ति के भेद हैं संख्या संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति, प्राधान्य संप्राप्ति, बल संप्राप्ति और काल संप्राप्ति। और आचार्य चरक के अनुसार एक और है, ये जो मैं बता रही हूँ ऊपर के जो मैंने 5 बताए हैं वो है आचार्य वाग्भट के अनुसार, ये 6वां आचार्य चरक ने बताया है जो कि है विधि संप्राप्ति। संप्राप्ति घटक क्या क्या होते हैं? दोष, दूष्य, श्रोतस, अग्नि और आम। अब इसमें ही षटक्रिया काल है, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्तावस्था और भेदावस्था। संचय में क्या होता है? दोषों का इकट्ठा होना। प्रकोप का मतलब होता है दोषों का उग्र होना। प्रसर का मतलब होता है दोषों का फैलना। स्थान संश्रय मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर उसका रुक जाना। व्यक्तावस्था का होता है लक्षण दिखना। और भेद का मतलब होता है रोग की जटिलता। षटक्रिया काल का महत्व और निदान पंचक से संबंध में आपको बता देती हूँ। षटक्रिया काल का क्या महत्व है, ये 15 नंबर या 10 नंबर में एग्जाम में ज़रूर आता है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और आपको अगर ये निदान पंचक लिखने के लिए आता है तो आपको षटक्रिया काल प्लस निदान पंचक इन दोनों में संबंध का वर्णन भी करना पड़ेगा। तो इसलिए आप देख लीजिए षटक्रिया काल का क्या महत्व है। रोग की अवस्था को समझने में सहायक होता है। यह समय पर हस्तक्षेप और उपचार की योजना बनाने के लिए संबंधित होता है। रोग की गंभीरता और साध्यता का आकलन करता है। रोग की पुनरावृत्ति को रोकना इसका कार्य होता है। निदान पंचक और षटक्रिया काल से क्या संबंध है? निदान पंचक रोग की पहचान का आधार है। षटक्रिया काल रोग की प्रगति यानी कि पैथोजेनेसिस
की अवस्थाओं का वर्णन करता है। दोनों को मिलाकर सटीक निदान और प्रभावी चिकित्सा सुनिश्चित करी जाती है। निदान कारण से लेकर संप्राप्ति या रोग प्रक्रिया तक की समझ इन दोनों से प्राप्त होती है। अरिष्ट, अरिष्ट का मतलब होता है वह लक्षण जो कि मृत्यु के लक्षण होते हैं, उनको अरिष्ट लक्षण बोला जाता है, या फिर वह लक्षण जो मृत्यु कारक होते हैं। वे लक्षण जो मृत्यु के निकट होने या रोग की असाध्यता का संकेत देते हैं, इसे अरिष्ट लक्षण, रिष्ट या अरिष्ट लक्षण कहा जाता है। अरिष्ट का क्या महत्व है? चिकित्सा के लिए रोग की साध्यता का निर्धारण करना, रोगी के परिवार के लिए मानसिक तैयारी और अंतिम समय की योजना करना, यश की रक्षा करना, असाध्य रोगों की चिकित्सा से बचना। अरिष्ट के भेद होता है काल आधारित, लक्षण आधारित, यानी कि नियत कालित और अनियत कालित का निर्धारण करना। लक्षण आधारित यानी कि शरीर या मानसिक में या इंद्रिय संबंधित जो लक्षण होते हैं वो, और छाया के अनुसार अरिष्ट के वो होता है, गंध के अनुसार अरिष्ट के लक्षणों का पहचान होती है, और स्वप्न अरिष्ट यानी कि इसके तीन होते हैं, छाया अरिष्ट, गंध अरिष्ट और स्वप्न अरिष्ट। अरिष्ट के महत्वपूर्ण कौन से भेद हैं? इंद्रिय विषयक अरिष्ट, पूर्व रूपीय अरिष्ट, स्वप्न विषयक अरिष्ट, रूपगम्य अरिष्ट और सद्दोमरणीय अरिष्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सद्दोमरणीय अरिष्ट पूछा जाता है एग्जाम में, ये एक भेद है, 2 नंबर में आ जाता है या एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि सद्दोमरणीय अरिष्ट क्या है। तो अब में आप समझते हैं इंद्रिय विषयक अरिष्ट क्या है। पंच इंद्रियां जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से संबंधित असामान्य अनुभव जो मृत्यु के संकेत देते हैं, जैसे कि स्पर्श करने पर असहन होना, किसी का रूप या रस या गंध यानी खाना नहीं खा पा रहा है, उसके शरीर से अजीब सी गंध आ रही है, तो उसको कहते हैं इंद्रिय विषयक अरिष्ट। पूर्व रूपी अरिष्ट क्या होता है? रोग के शुरुआती लक्षण पूर्व रूप के रूप में प्रकट होने वाले घातक संकेत जो होते हैं, उसे पूर्व रूपी अरिष्ट कहा जाता है। स्वप्न विषयक अरिष्ट क्या होता है? विशिष्ट प्रकार के स्वप्न जो मृत्यु के निकट होने का संकेत देते हैं, जैसे कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, स्वप्न में जलाशयों को देखना, है ना, और ऐसा प्रतीत होना कि मृत्यु हो गई है, तो ये क्या है? स्वप्न विषयक अरिष्ट है। और रूपगम्य अरिष्ट वह अरिष्ट लक्षण जो रोगी को स्पष्ट लक्षणों के वो लाते हैं, जैसे कि फेटल साइन होना, उसको रूपगम्य अरिष्ट कहा जाता है। सद्दोमरणीय अरिष्ट क्या होता है? वे अत्यंत गंभीर लक्षण होते हैं जो कम समय में यानी कि तत्काल मृत्यु का संकेत देते हैं। और मैं आपको इजीली बता देती हूँ कि इंद्रिय विषयक जो अरिष्ट है उसको प्राकृत वर्ण उसका कैसा होता है? कृष्ण वर्ण का होता है, श्याम वर्ण का होता है, और श्याम यानी कि श्याम और गौर वर्ण का होता है, और गौर वर्ण का, ये 4 शरीर में प्राकृत वर्ण होते हैं, ठीक है। और अगर इनके विपरीत वो नील वर्ण का हो जाए, अगर गौर वर्ण का है तो श्याम वर्ण का हो जाए, कि वो सांवला है तो ताम्र वर्ण का हो जाए, या हरित वर्ण का हो जाए, तो ये क्या है? वैकारिक लक्षण कहे जाते हैं। ये अरिष्ट लक्षण में आता है। अब आते हैं पूर्व रूपी अरिष्ट पे लक्षण पे, जो कि मेन है, वो क्या है? जैसे कि ज्वर विषयक पूर्व रूप के लक्षण हो, है ना, ज्वर एकदम संताप बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। स्वप्न विषयक अरिष्ट क्या होता है? मेनली स्वप्न के 7 भेद होते हैं, जो कि हैं दुष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित, कल्पित, भाविक और दोषज, ठीक है। जो स्वप्न रात्रि के प्रथम प्रहर में देखा जाता है वह अल्प फल देने वाला होता है, जिसको देखकर पुनः शयन ना किया जाए, अर्थात जो प्रातः काल का स्वप्न है वह महान फल देता है, ठीक है। प्रातः काल स्वप्न देखने के बाद यदि पुनः शयन ना किया जाए तो उसका फल सद्दा और महान होता है। अशुभ स्वप्नों को देखने के बाद यदि
समय पुनः सौम्य और अशुभ स्वप्न देखा जाए तो वह फल शुभ ही होता है। जैसे कि स्वप्न में उल्टी सीधी चीज़ें देखना, तो ये क्या है, थोड़ा सा अशुभ होता है। लेकिन मैंने आपको कंडीशंस बताती हैं कि इन टाइम पे अगर स्वप्न देखा जाता है तो कौन सा फलदायी होता है और कौन सा फलदायी नहीं होता है। इसी प्रकार जो स्वप्न दिन में देखा जाए या बहुत ही छोटा हो या बहुत ही लंबे समय के लिए देखा जाए तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं रूपगम्य अरिष्ट पर, जो कि है नाभासी छाया, वयवी छाया, आग्नेयी छाया, अभ्यासी छाया और पार्थिवीय छाया। ये सारी छाया जिसके अरिष्ट लक्षण आ रहे होते हैं उनमें देखने को मिलती है। छाया क्या होता है, निर्मल जो होती है, नील वर्ण की होती है, चिकनी होती है, प्रभाव उसमें अच्छी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट हम चलते हैं सद्योमरणीय अरिष्ट पर। सद्योमरणीय अरिष्ट क्या है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार सद्दह का तात्पर्य है कि 7 दिन के अंदर जिसकी मृत्यु हो जाए और 7 दिन से पहले उसके जो अरिष्ट लक्षण दिख रहे हों उसे कहा जाता है सद्योमरणीय अरिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं साध्य साध्यता पर। क्या साध्य साध्यता होती है, रोग जो साध्य होते हैं और असाध्य होते हैं। साध्य में 2 प्रकार के होते हैं, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। असाध्य में होते हैं याप और अनुपक्रम, यानी कि सुख साध्य जो कम औषधियों से जल्दी ठीक होने वाले रोग होते हैं उसे सुख साध्य कहा जाता है। कृच्छ साध्य जो होते हैं लंबे समय और विशेष प्रयोगों से ठीक किया जाने वाला रोग जो होता है वो कृच्छ साध्य होता है। यापी होता है जब तक पथ्य या दवा जारी है तब तक नियंत्रण में है, वरना पेशेंट मर जाएगा, ऐसा। और अनुपक्रम क्या है, चिकित्सा संभव नहीं है, मृत्यु निश्चित है। चिकित्सा का इसमें महत्व क्या है, सटीक निदान, रोग के मूल कारण का पता लगाकर उसे जड़ से खत्म कर देना। ठीक है, बचाव क्या है, पूर्व रूप की अवस्था में बीमारी को रोकना। दोषों का ज्ञान क्या है, कौन सा दोष वातज है, कौन सा पित्तज है, कौन सा कफज है, कौन सा असंतुलित है, यह समझना और उचित उपचार करना। उपशय के माध्यम से सही औषधि और पथ्य का पालन करना। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।